नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का ये वीडियो कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हिंदी अनिवार्य का जो अपना प्रश्न पत्र है उसके हल प्रश्न पत्र को लेकर है। उस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे ये बात करेंगे हम। तो सबसे पहले पेपर का जो खंड ए था उसके अंदर कुछ बहुचयनात्मक प्रश्न थे। ध्यान दें, बोर्ड की परीक्षा में भी आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुचयनात्मक प्रश्नों का जो ये खंड है इसमें कुल मिलाकर 9 प्रश्न थे, 9 अंक के। 9 प्रश्न 9 अंक के इस प्रकार विभाजित थे। और इसमें पहला प्रश्न था, शिरीष के फूल की तुलना की गई है, किससे की गई? यूँ तो पाठ में कबीर से भी की गई है और भी कई लोगों से की गई है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो उसमें अवधूत से की गई है। इसका ऑप्शन जो स है वो बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा की जो सेविका भक्तिन थी उसका वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था लक्ष्मी या लक्ष्मिन। ठीक है। फिर प्रश्न तीसरा था, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है, उसको क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है कि उसको अपन कहते हैं व्याकरण। फिर था, टेस्टामेंट का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो ये पारिभाषिक शब्दावली का प्रश्न है और इसका हिंदी रूपांतरण होता है वसीयत या वसीयतनामा। फिर पांचवा प्रश्न था, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। तो ये जो पतंग कविता आलोक धनवा की है उससे लिया गया है और इसमें है कपास। उषा नामक कविता है तो ये किसकी है? तो बिंब धर्मी कवि के रूप में जाने जाने वाले जो शमशेर बहादुर सिंह है जिनकी कविता उषा है और उसमें घरेलू जो बिंब है उन बिंबों का प्रयोग किया गया है। इसके आगे का प्रश्न देखें तो अतीत के दबे पांव जो पाठ है उसमें से पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो कौन सा काल है? इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यह है ताम्रकाल। कोई पूरा पाषाण लिख देगा, कोई पाषाण लिख देगा, गलत है, यह है ताम्रकाल। फिर है, आदर्श रूप में पत्रकारिता किसका प्रतिबिंब है? यानी पत्रकारिता वो किसका चेहरा है? पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य या वर्णीय विषय क्या होता है? तो वो होता है कि यथार्थ और वास्तविक परिस्थिति से रूबरू कराना। तो यथार्थ और वास्तविकता इसका सही उत्तर है। और इसका 9वां प्रश्न था, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण है, वो सीधी सी बात है लाइव कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइव। फोन इन में कुछ लोग फोन इन को कर देते हैं, फोन इन नहीं है। फोन इन से तो वहाँ से जो सूचनाएं लेकर फोन के माध्यम से पहुंचाई जाती है वो फोन इन है, लेकिन सीधा प्रसारण होता है उसको कहते हैं लाइव। अब आगे बढ़ेंगे तो पेपर में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दुविधा पैदा करते हैं। तो भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं लिपि। भाषा, व्याकरण और लिपि का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये सभी प्रश्न है, अलंकार वाला भी है और शब्द शक्ति वाला भी है। तो इसका सही उत्तर है वो है लिपि। फिर है, अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त जो अर्थ होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसका होता है अभिधेयार्थ। क्या होता है? अभिधेयार्थ होता है। लक्षणा का लक्ष्यार्थ होता है, व्यंजना का व्यंग्यार्थ होता है, तो ये अभिधेयार्थ है। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है। लाला लाजपत राय है तो इंसान, लेकिन बहादुरी के कारण, उनके लक्षणों के कारण उनको शेर कहा गया है। तो यहाँ पे शब्द शक्ति है वो है लक्षणा। फिर है, काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ में नीत चमत्कार। यदि चमत्कार शब्द में हो तो वो शब्दालंकार होता है, लेकिन वही अर्थ में नीत हो तो उसे अपने कहते हैं अर्थालंकार। फिर है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, यानी जैसे जैसे काले रंग में डूबता है वैसे वैसे वो उज्जवल होता है। तो जहां पर काव्य में विरोध का आभास होते हुए भी विरोध नहीं हो तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। तो यहाँ अलंकार है वो आपके विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ श्याम रंग का मतलब है जैसे जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं वैसे वैसे हृदय है वो उसमें ज्ञान होता जाता है। तो यहाँ पर विरोध नहीं है, लेकिन विरोध का आभास होता है कि श्याम रंग में डूबने पर उज्जवल कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। फिर है, आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय चरित्र का मूल्यांकन है। तो इसमें कुछ प्रश्न पूछे हैं
कि राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या करना जरूरी है। राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या करना जरूरी है, तो इसमें कुछ कहा है कि भारत नारों और बिल्लों पर नहीं रह सकता, उसे जीने के लिए ठोस आधार चाहिए, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र की आत्मा को जगाना है, विदेशी मुद्रा, मशीन और विदेशी पूंजी का त्याग करना है। मतलब ये राष्ट्रीय भाव जगाने के लिए ये करना जरूरी है। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है चरित्र, राष्ट्र चरित्र का पुनर्मूल्यांकन। जो आप ऊपर देख रहे हैं कि आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। हालांकि जो गद्यांश के प्रश्न है वो सभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। आप ये लिखें, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। ये हो सकता है, या विषय के अनुरूप यदि कोई अन्य देना चाहे तो भी वो राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र जागरण भी आप कह सकते हो, तो ये हो सकता है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गवार मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। तो यहाँ पर बाट की पहचान करने का मतलब है कि जिस लक्ष्य की ओर हम चल रहे हैं उस लक्ष्य को भली भांति अपने मन के अंदर बैठा लें। जिस राह को हम पकड़ रहे हैं, जिस काम को हम करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें उसके बारे में सही ढंग से सोच लेना चाहिए। बटोई है, बटोई का अर्थ यहाँ राहगीर है अनिश्चित। यात्रा में क्या क्या अनिश्चित है? तो यात्रा में सुख दुख, सर्दी गर्मी, यानी विभिन्न प्रकार की तमाम बाधाएं वो अनिश्चित है, किस जगह पर कौन सी कठिनाई या बाधा आ जाएगी। कंटकों के सर मिलेंगे में कंटक शब्द का क्या अर्थ है? तो कंटक शब्द का अर्थ है जो मुसीबतें हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसका प्रतीकात्मक अर्थ है। और उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक लिखना है। तो अब बाट का बटोई है तो बटोई ही शीर्षक भी है। और यदि हम कहें कि रास्ते की पहचान करनी है तो जो एक आदर्श मार्ग होता है या एक आदर्श लक्ष्य है, तो आदर्श लक्ष्य का चुनाव, ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। फिर जो पेपर का खंड ब है, ब खंड में आपसे 40 से लगाकर 50 तक शब्दों में ये प्रश्न पूछे हैं और ये पूरा खंड है वो आपके 10 अंक का है। इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान, काले मेगा पानी दे पाठ में जीवन में त्याग और दान का महत्व है। तो यानी उसमें जीजी लेखक को समझाती है कि हम त्याग देते हैं तो भगवान हमसे खुश होता है और हमें उसका कई गुना वापस लौटाया जाता है। तो त्याग और दान का महत्व है हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है, वेदों में भी बताया गया है कि जितना हम त्याग करते हैं, जितना अपन दान देते हैं, उसे कई गुना अपने को वापस मिलता है। तो त्याग भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए। विप्लव रव से छोटे ही पाते शोभा, यानी जो बादल राग कविता है उसमें विप्लव रव का मतलब है क्रांति का जो असर होता है, और छोटे का मतलब होता है कि जो जब परिवर्तन होता है तब जो गरीब लोग हैं, जो हताश लोग हैं, पद दलित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको हमेशा फायदा होता है। तो विप्लव रव का मतलब है क्रांति का असर, क्रांति की जो परिवर्तन चलता है, यानी परिवर्तन का जो असर होता है। विप्लव रव का मतलब है जब परिवर्तन का असर होता है वो हमेशा छोटे लोगों के लिए यानी निम्न वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक होता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले नगर नियोजन की कोई 2 विशेषता, तो वहाँ के बने हुए भवन, वहाँ के अग्नि कुंड, वहाँ भी एक दूसरे पर तिरछी काटते हैं, वहाँ की सड़कें, तो ये विशेषताएं आप लिख सकते हैं। बसंत पाटिल से दोस्ती के बाद लेखक के व्यवहार में, यानी आनंदा के जो व्यवहार में, जो कहानी है आपकी, उसके व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आए? तो सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि उसका विद्या के प्रति यानी पढ़ाई के प्रति उसमें एक ललक पैदा होगी और उसमें एक जिज्ञासा और एक धैर्य और एक कह सकते हैं कि उसमें अपने लक्ष्य के प्रति एक अमिट जो दृष्टिकोण है वो विकसित हो गया। द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से जो पेपर का खंड 6 है, इसमें 60 से लगाकर 80 शब्दों में उत्तर है।
द्विवेदी जी ने शीर्ष के माध्यम से वर्तमान समय की भाग दौड़ भरी और संघर्षपूर्ण जीवन जीने की सीख दी है। उक्त कथन की व्याख्या कीजिए या आप उक्त कथन से क्या समझते हैं। तो शीर्ष के माध्यम से हमें यह बताया है कि आज की भाग दौड़ी भरी जिंदगी में लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो लेखक ने शीर्ष के पुष्प के माध्यम से एक उदाहरण दिया है कि वह पुष्प चाहे आंधी हो, चाहे बरसात हो, चाहे तूफान हो, चाहे भीषण गर्मी हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमेशा हंसता मुस्कुराता लहलाता रहता है। वह हताश नहीं होता, वह निराश नहीं होता। उसी प्रकार आज का जो युग है उसमें जीवन जीना कठिन है, फिर भी हमें शीर्ष के पुष्प की भांति हमेशा संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। तो ये इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। फिर है जाति प्रथा और श्रम विभाजन में क्या अंतर है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन, इसमें क्या अंतर है। जो भीमराव अंबेडकर का पाठ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जाति प्रथा क्या है और श्रम विभाजन क्या है। तो जाति प्रथा पर मनुष्य का वश नहीं चलता कि वह किस जाति में पैदा होगा, लेकिन श्रम विभाजन उसके कर्म के आधार पर निर्भर करता है। उषा कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन किन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता प्रदान की है। तो उषा कविता में कवि ने घरेलू बिंबों का जो प्रयोग किया है, घरेलू प्रतिमानों का जो प्रयोग किया है, और इसके आधार पर अन्य किन उपमानों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी और कौन से घरेलू उपमान हो सकते हैं। आप इसका अपनी विवेक से जितना चाहे उत्तर लिख सकते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, उसमें प्रश्नकर्ता का उद्देश्य एक ही है, अधिक से अधिक धनार्जन और व्यवसायिक दृष्टिकोण, अपनी टीआरपी बढ़ाना और अपना एक स्टैंडर्ड है वो सेट करना। यदि हम उसके स्थान पर होते तो हम ऐसा नहीं करते, हम उसके प्रति सहानुभूति रखते और यथासंभव उसके दुख को कुरेदने वाले प्रश्न नहीं करते, बल्कि ऐसे प्रश्न करते ताकि वे अपने दर्द को भूल सके। सिल्वर वेडिंग कहानी है, उसमें वर्तमान समय में कितनी सही है। तो वर्तमान समय में सही है, क्योंकि जो आज की पीढ़ी है वो युवा होती जा रही है और जो पुराने संस्कार है उनको भूलती जा रही है। तो यह एक आज की सच्चाई को चरितार्थ करने वाली कहानी है, इसमें कोई शक नहीं है। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उनकी मौत जो हुआ होगा से हो जाती है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है। तो हम इस कथन से पूर्णतः सहमत है, क्योंकि जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, जिनके कोई आगे पीछे नहीं होता, तो उनका इस दुनिया में आज के युग में और भागम भाग के इस युग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके दर्द को समझ सके, और उनकी मौत जो हुआ होगा से ही हो जाती है। मतलब कहने का आशय यह है कि कुछ पता नहीं लगता, कोई खबर किसी को नहीं होती कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। दादा की समझ में गुड़ ज्यादा निकालने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। भाव अधिक का मतलब है गुड़ कितना निकले ये मतलब नहीं है, भाव अधिक मिलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मुनाफा अधिक होना चाहिए। गुड़ भले ही कम निकले लेकिन कीमत ज्यादा हो जाए, यानी इसका सीधा सा आशय है कि हम इन्वेस्ट कम करें और उसका प्रतिफल अपने को ज़्यादा मिले। तो इसी दृष्टिकोण को इंगित किया है। पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था अथवा लेखक के पिता का। तो बिल्कुल अपन कहेंगे कि दत्ताजी राव और लेखक का दृष्टिकोण ही सही था, क्योंकि आज के जीवन में पढ़ाई ही जीवन का आधार है, हम लिख सकते हैं। फिर है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखे या हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय लिखे। आसान सी बात है, महादेवी वर्मा का आप लिख सकते हैं। 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। और या माँ है, चित्रा है या दीपशिखा है, आप उनके अतीत के चलचित्र है, श्रृंखला की कड़िया है, ये लिख सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन के बारे में आप लिख सकते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्म परिचय, 10 द्वार से सोपान तक, क्या बोलूं क्या ज्ञात, गुरु नीड़ का निर्माण, फिर बसेर से दूर, यानी आप काफ़ी बातें हैं इनके बारे में लिख सकते हैं। फीचर और आलेख के बारे में मैंने आपको बताया था कि फीचर सुव्यवस्थित और मनोरंजन पूर्ण और सूचनाप्रद लेख होता है, जबकि आलेख में शब्दों का कोई बंधन है वो ज़्यादा नहीं होता, और आलेख एक तरीके का निबंध का ही दूसरा रूप है, ये आप कह सकते हैं। सप्रसंग व्याख्या, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंदर कहीं से आया, तो इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है। उमा शंकर जोशी का जो पाठ है उसमें से है। और यहाँ पर कागज के पन्ने का मतलब ये है खेत का यहाँ पर रूपक के रूप में प्रयोग हुआ है कागज के पन्ने का,
वैसे यहाँ पर कागज़ के पन्ने का मतलब खेत का मतलब कागज़ का पन्ना है, जिस पर लेखक किसी क्षण अपने मन में आए हुए विचारों को शब्दबद्ध कर रहा है और उसके माध्यम से जो कविता बनती है उसको कवि ने एक फसल का रूप दिया है। फिर जो अथवा में है, इसको आप कर सकते हैं। तुलसीदास का जो पाठ है उसमें से पूछा गया है, 5 नंबर की ये आपकी व्याख्या है। इसके बाद जो गद्यांश है उसकी 100% व्याख्या है। चाहे तो आप जो जैनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन है उसकी व्याख्या कर सकते हैं, या फिर पहलवान की जो ढोलक है इसकी व्याख्या कर सकते हैं। फिर मैंने आपको एक निविदा का प्रारूप बताया था, आप SLB हिंदी ट्रिक यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही एक मैंने जो प्रारूप आपको बताया था कि या तो विद्यालय में फर्नीचर के लिए या स्टेशनरी खरीद के लिए एक निविदा बनानी है। और यह भी मैंने बताया था कि आप एक विज्ञप्ति तैयार करें जिसमें 10वीं 12वीं बोर्ड की तिथि में परिवर्तन की बात हो। तो ये दोनों मैंने बताए थे, और मैंने 2 निबंध बताए थे, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और नारी शिक्षा आज की आवश्यकता। तो ये भी मैं मानता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, यदि विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताएं कि किन किन प्रश्नों के उत्तर आपने सही लिखे हैं और आपके कितने अंक बन रहे हैं, और SLB हिंदी ट्रिक से आपको क्या सीखने को मिला, और आपके प्रश्न पत्र को हल करने में इस चैनल की कितनी भूमिका रही, ये आप जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।